अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे अफ़गान तालिबान के इस्तांबुल मुज़ाकरात में ट्रंप को बतौर ज़ामिन शामिल करने की ख्वाहिश की। तो इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दिन भी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। बावसूख ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की दहशत गर्दी की रोकथाम, सरहदी अमन और दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ अमली कार्रवाई के अपने मुतालबात पर सख्त मौक़िफ़ बरकरार रखा है, मगर अफ़गान तालिबान का वफ़द इन निकात को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने से गुरेज़ा है। ज़राए का कहना है कि अफ़गान वफ़द को मुसलसल काबुल इंतज़ामिया से हिदायत दी जा रही हैं, जबकि तालिबान ने मुज़ाकरात के आज चौथे दौर में अचानक अमरीका को मुज़ाकरात में बतौर ज़ामिन शामिल करने का मुतालबा करके सबको हैरान कर दिया। सालिस ममालिक तुर्की और कतर अब भी कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात को किसी मस्बत समत में आगे बढ़ाया जा सके, मगर अंदरूनी इख्तिलाफ़ात और इक़्तिदार की रस्साकुशी ने अफ़गान वफ़द को तकसीम कर दिया है। पाकिस्तानी वफ़द का मौक़िफ़ वाज़ेह है, अगर अफ़गान सरज़मीन से दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर और काबिल तस्दीक कार्रवाई न हुई तो बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। इस्लामाबाद ने तालिबान से तहरीरी ज़मानत का मुतालबा किया है और दो टोक अंदाज में पैगाम दिया है कि अगर किसी भी दहशत गर्द हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई तो जवाब सीधा उसके ठिकाने पर दिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं डॉक्टर शाज़िया अनवर साहिबा। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हम देख रहे हैं कि 3 दौर गुजर चुके हैं मुज़ाकरात के, मगर बेनतीजा ख़त्म हुए हैं। आपके ख्याल में बुनियादी रुकावट कहाँ पर है और तालिबान का अमरीका को ज़ामिन बनाने का जो मुतालबा है ये आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, बात बॉयल डाउन वही हो रही है जो कि हम एक्सटेंसिवली डिस्कस कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो तालिबान रिजीम है इसके कंट्रोल में हर चीज़ नहीं है। और अब जो पूरा इवेंट है वो जाहिर करता है इनकी डिसोरिएंटेशन और इल्यूजन को। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस तरह से इसमें फंस गए हैं और इन्होंने इसको रेगुलर एक ऐसा ही डायलॉग सेटअप समझा था जो ये माजी में करते चले आ रहे हैं। उसके बाद ये उसको बाहर निकल के भूल जाते हैं, मानने पे इनको कोई इस पे प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा जो फरीकैन हैं उन्होंने वेरीफाइबल मेजर्स की बात की है बार बार के वेरीफाई करेंगे क्योंकि हम एक म्यूचुअली एग्रीड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाने के लिए बैठे। जब बात म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन ऑल द पार्टीज, पाकिस्तान और अफगानिस्तान प्राइमरीली, तो वो जो एग्रीड प्रोटोकॉल होगा उसके लिए वेरीफाइबल मेजर्स चाहिए होंगे जिन पे दोनों पार्टीज को बैठ के बात करनी होगी और साइन करने होंगे। 18 घंटे से भी ज्यादा जो हैं वो बैठ के मुज़ाकरात हुए हैं। 3 दफा ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ है, तीनों दफा लास्ट मिनट पे बाहर जाके किसी को कॉल की गई है, गॉड नोज काबुल है या कहीं और उसके बाद कहा गया है कि अभी हम इस पे साइन करने के लिए तैयार नहीं हैं। और साइन करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? एक मरहले में ये था कि जी सारे जो वहाँ पे फ्रैक्शंस हैं, टेररिस्ट आउटफिट हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब फिर ये कहा गया कि ये जो एग्रीमेंट है इसको रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल का मतलब होगा कि दहशत गर्दी जो है वो हमारे ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं होगा और हमारी तरफ से फिर दहशत गर्दी नहीं होगी। तो इसमें भी कोई, जब इस बात को आगे किया गया तो इसमें भी कोई बात का नतीजा नहीं निकला कि इस बात का मतलब क्या है कि अगर दहशतगर्द आपके भी कंट्रोल में नहीं है और दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला भी नहीं करना है और पाकिस्तान जो है वो अपना दिफा का हक भी आपको इन रिटर्न दे के चला जाए, तो फिर क्या नतीजा निकलता है? तो फिर इसी तरह चलते चलते बीच में फिर कहीं पे ये भी आ गया होगा कि ट्रंप जो है वो, मेरी इंफॉर्मेशन में तो नहीं है, ये आपकी तरफ से मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उनमें अभी तक ट्रंप का जिक्र नहीं है। लेकिन अगर ये भी है तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि इससे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि जी अब अमेरिका हमारी तरफ मुंह करके देखे तो देखें उसका हम हशर क्या करते हैं। तो ये देखिए, इन सारी बातों में जी आपको ये बात सामने नजर आ रही होगी कि वो डिसोरिएंटेड है और उनको ये नहीं पता कि जो अडल्ट इन द रूम है उनके साथ किस तरह से बात करनी है। दहशतगर्दी करना, पैसे लेकर प्रोवोकेशन करना, अपने पास अपने भाई बंधुओं को सेफ हेवन देना, ये सारा उनका तजर्बा है, वो करते चले आ रहे हैं। लेकिन अब जब उनको सीरियसली बैठकर ये बात करनी पड़ी है पॉइंट बाय पॉइंट और फिर उसकी एक सुपरविजन और मॉनिटरिंग बॉडी भी जो है वो बननी है, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा कि वो उठ के भाग जाएं या इस तरह की अजीब किस्म की बातें करें जो कि बेनतीजा हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि
बीच में एक दफा एक सेशन में वो पॉलिटिकल और प्रोसीजरल इशू जो हैं वो 3 घंटे बैठकर डिस्कस करते रहे हैं जिसका कि मकसद ही हमारे नहीं है। पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो कैसे केटर किए जाएंगे, प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजरल जो हैं वो चीजें हमें बताएं। फिर उसमें से ये भी हल्की सी जो वहां पे मौजूद थे उनकी तरफ से, सोर्सेज की तरफ से ये बात भी सामने आई है कि खौफ भी है उनके अंदर। तो ये सारी बातें शहरबानो वही हैं जी। जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि वो दहशतगर्द इनके कंट्रोल में नहीं है। और ये डॉक्टर साहब, अगर तालिबान दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजान नहीं रहता तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के पास पर क्या ऑप्शंस रहते हैं? और दूसरा, पाकिस्तान की जानिब से जो तहरीरी ज़मानत के मुतालबे का कहा गया है, आपकी नज़र में ये बिल्कुल ठीक है? देखिए, अगर वो ये एग्रीमेंट नहीं होता, अगर ये मुआहदे की शक्ल इख्तियार नहीं करता, तो फिर तो जो और पार्टीज हैं जिनका इतना वक्त जो है वो वहां पे बर्बाद हुआ है, वो भी हैरान और परेशान हैं कि आखिर ये किस किस्म के मुज़ाकरात हैं और ये कौन लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि एक क्लॉज पढ़ते हैं और फिर जाके कॉल करने लग जाते हैं, फिर अगली पढ़ते हैं और फिर कॉल करके आते हैं, फिर पहले कहते हैं हाँ, फिर कहते हैं ना, 3 ड्राफ्ट पे एग्री करके लास्ट मिनट पे साइन करते वक्त उठ के चले जाते हैं। तो पाकिस्तान के पास हमारे अपने रीजन और दोस्त ममालिक की तरफ से पूरा जो है वो हमें इस बात का जो है वो हमारे पास डिप्लोमेटिक कवर है कि हम अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के दिफा का पूरा हक रखते हैं। और अब इस पूरे सिनेरियो के बाद तो कोई बंदा इस चीज को क्वेश्चन कर ही नहीं सकता कि जब एक पार्टी ये मान भी रही है कि उसके पास दहशतगर्द हैं, फिर उसके बाद वो एक वक्फे से ये भी मान रही है कि वो उसके कंट्रोल में नहीं है, फिर एक वक्फे से ये भी मान रही है कि उसकी अपनी हुकूमत जो है वो भी क्राइसिस में है, वहां पे पॉलिटिकल इशू बहुत ज्यादा है, कोई सेफ्टी नेट की बात हो रही है, कोई सिक्योरिटी की बात हो रही है, फिर उसकी जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट, उसके रेसिप्रोकल होने की बात हो रही है। तो वो बात तो यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे मदाखलत करे और दहशतगर्दों से भी खुद निपटे और हमें भी बचाए। तो अगर आपकी यही टोन है और आपने चंद समझदार लोगों में बैठकर यही बात करनी है, तो फिर बाहर निकलकर आप किस किस्म की जो है ये अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, सिर्फ जो है वो रिटोरिकल कहीं से डिक्टेशन लेके। तो ये बातें तो हम पहले दिन से आपसे कर रहे हैं कि आपके कंट्रोल में नहीं है, और जहां तक आपका रहना या ना रहना है वो पाकिस्तान उस सिलसिले में क्या कर सकता है वो तो अफगान पॉपुलेशन का डिस्क्रेशन है, वो क्या चाहते हैं। मगर अगर आप आज ये समझ रहे हैं कि आपका खुद अपना वजूद जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है और आपके पास ना सिर्फ ये कि कोई कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी भी नहीं है, तो जब आपसे 4 और पार्टीज ने बैठकर गारंटीज मांगी हैं और उनमें हाई ऑफिशियल्स जो हैं इंटेलिजेंस के वो बैठे हैं और आपका मुंह देख रहे हैं, तो आप उनसे कह रहे हैं कि जी हमारी पॉलिटिकल जो हैं वो इश्यूज भी आप डिस्कस करें, इनको टेबल पे रखें, हमारे प्रोसीजरल्स को भी ज़हन में रखें, और उसके बाद फिर हम तैयार ही नहीं हैं, अभी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारे का सारा एक ऐसा डिसोरिएंटेशन है जिसकी वजह से इन्होंने इतना केओस क्रिएट किया हुआ है। तो इनको तो फिर इसका मतलब है कि जैसे अगर ये मेरी क्लास में हो तो इनको तो डांट पड़नी चाहिए कि अगर आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है तो आपने ये तमाशा लगाया क्यों हुआ है। आपसे जब कहा जा रहा है कि आप सपोर्ट भी ले लें, आप मदद भी ले लें, ये दहशतगर्दी आपने फैला दी है, आपसे खत्म नहीं होनी है, तो तब आप कहते हैं जी अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा हमारे कंट्रोल में है और यहाँ पे कोई दहशतगर्द मौजूद ही नहीं है। तो आपको ये अंदाजा हो रहा होगा उस डिटेल से, उस पूरे जो इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है उसको अगर पढ़ें तो बात ये समझ में आती है कि जो लोग वहां गए हुए थे, एक तो ये कि उनके पास कोई डिसीजन लेने का इख्तियार नहीं था, बिल्कुल, और वो फोन कॉल करके डिसीजन लेने की बातें कर रहे थे। जी बिल्कुल, और फिर ना सिर्फ ये कि उनके पास डिसीजन लेने का इख्तियार नहीं था, वो जिनको कॉल कर रहे थे उनके पास भी डिसीजन लेने का इख्तियार नहीं था, और वहां पे एक अजीब किस्म का एक खलबली सी मची हुई है जिसमें जो मुझे प्राइम फैक्टर समझ में आ रहा है वो ये है कि तालिबान के अंदर की जो रिजीम की डिवाइड है उसमें वो अपनी अब बका की जंग लड़ने में है कि कौन जो है वो हुकूमत में रहेगा और कौन नहीं। बहुत दुरुस्त, तो जहां बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सारे मामले पे कर रही थी डॉक्टर शाजिया अनवर जिमा साहिबा। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम इशू पे बात करेंगे, आपको बताएंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक हैदर की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद लाने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम बैठक में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई, जहाँ दोनों जमातों ने इन हाउस तब्दीली पर इतफाक़ किया। नून लीग ने ऐलान किया है कि वो हुकूमत का
हिस्सा नहीं बनेगी बल्कि अपोजिशन में बैठकर पीपल्स पार्टी का साथ देगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की क़यादत ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत के खात्मे का फैसला हतमी है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी ने मौजूदा वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन भी दे दी है। अनवारुल हक ने इस दबाव को मुस्तरद करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर नंबर हैं तो तहरीक अदम इत्तेमाद ले आओ, जिसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद की सियासी हैरत मज़ीद बढ़ गया। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर वकास काज़मी ने। बहुत शुक्रिया वकास साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी और नून लीग की अचानक कुर्बत आप क्या समझते हैं? क्या ये सिर्फ इन हाउस तब्दीली के लिए है या फिर मुस्तकबिल की नई साफबंदी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये इसको अचानक कुर्बत तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये दोनों जमातें इस वक्त भी अभी तक भी जो चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत है, अतादी हुकूमत है, उसमें इक़्तिदार में शरीक हैं। लेकिन अब चूंकि इनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की जानिब से जो इक़दाम किए गए, जो पॉलिसीज़ अपनाई गई, उससे आज़ाद कश्मीर में जो है वो अफरा तफरी फैली और जो तमाम तर एहतजाज और इसके ज़िम्मेदार अनवारुल हक हैं, तो इसलिए इन्हें तब्दील करना ज़रूरी है, जिसके लिए पीपल्स पार्टी को हमायत भी हासिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। लेकिन उनकी तरफ से वक्त दिया गया था वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को आज दोपहर तक का कि वो इस्तीफ़ा दे दें। ये पीपल्स पार्टी के ज़राए ने दावा किया था कि उन्हें वक्त दिया गया और उसके बाद अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो आज ही जो है वो तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ लाई जाएगी। लेकिन अभी तक दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हुई। जिस तरह कि आपने बताया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो मुमकिना तौर पर अनाउंस करेंगे जो नए वज़ीर आज़म है, तो या तो पीपल्स पार्टी की जानिब से उसका इंतजार किया जा रहा है। दूसरा जो हमारे ज़राए उनका ये कहना है कि जो आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी है, जिसका आज इजलास बुलाया गया था इस्लामाबाद में, उनका मौक़िफ़ इससे अलग है। जो पार्टी की मरकज़ी क़यादत है वो पहले भी ये मौक़िफ़ अपनाते रहे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे और ना ही वो हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। लेकिन गुज़श्ता रात अच्छा वकास, वज़ीर आज़म जो है अनवारुल हक, उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं तहरीक अदम का मुकाबला करूँगा इत्तेमाद का, तो क्या वो इतने शोर कैसे हैं? जी बिल्कुल, ये चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक फॉरवर्ड ब्लॉक लेकर उन्होंने हुकूमत बनाई थी 22 मेंबरान को, तो वो 22 मेंबरान में से 16 लोग जो है वो जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं, जिनमें 12 के करीब बाकायदा तौर पर शामिल हो चुके हैं। चूँकि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन एक्ट 2020 है उसके तहत ये फ्लोर क्रॉसिंग बनती है, आप एक जमात के टिकट पर मुंतखब और दूसरी जमात में शामिल हो जाएं, तो उसको लेकर भी वज़ीर आज़म जो है वो काफ़ी मुतमईन है। और इसके साथ साथ जो उनके साथ दोस्त है, उनके जो रुफ़का है, वो भी उनके साथ अभी तक उनका यही कहना है। गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये कहा। अच्छा वकास साहब, ये कहिएगा कि दो जो नाम दिए गए हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए, लतीफ़ अकबर हैं और चौधरी यासीन है, इनमें से किसका पलड़ा भारी है? आपको अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊं तो पीपल्स पार्टी के पास तकरीबन 2 मरतबा अनवारुल हक की हुकूमत में ये चांसेस मौजूद थे कि वो अपनी हुकूमत बना सकें आज़ाद कश्मीर में। अब भी उनके पास नंबर पूरे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ये रसाकशी कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, इसके बायस पिछली 2 मरतबा ये तहरीक अदम एतमाद या वज़ीर आज़म को तब्दील नहीं किया जा सका। और अभी भी जो हमारे ज़राए हैं इसी को लेके मुस्लिम लीग नून की ठीक है, बहुत शुक्रिया। वकास काज़मी मौजूद थे और इस सारे मामले पर देखना ये होगा कि तहरीक अदम इत्तेमाद सामने आती है और मज़ीद क्या कुछ होता है, क्योंकि हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और हम तहरीक अदम इत्तेमाद लेके आएंगे इस सारे मामले पर, जबकि जो वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर की जानिब से कहना है कि आप तहरीक अदम इत्तेमाद ले आए, मैं मुकाबला करूँगा। और ये सारी सूरत हाल थी, इस पर गुफ्तगू की आगे बढ़ेंगे। जंगबंदी के बावजूद गजा एक बार फिर आग और खून की लपेट में है। इसराइल ने अमेरिका के जंगबंदी के माहदे की धज्जियाँ उड़ा कर रखती हैं। इसराइल ने वस्ती गजा में ड्रोन हमले लेकर के 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर ख़ारजा हठधर्मी बरकरार रखे हुए हैं और इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स में तुर्की की शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जल्द ही इस बात का फैसला करने वाला है कि आया वो गजा के लिए बनाई जाने वाली बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स ISF में फ़ौजी दस्ते भेजेगा या नहीं। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद इस मिशन में शमूलियत की जानिब माइल नज़र आता है और हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हालिया मिस्र और उर्दन के दौरे भी इसी तनाजुर में ख़ास अहमियत रखते हैं, जहाँ गजा अमन मनसूबे के अमली नफाज पर तफसीली बातचीत हुई है। यह आलमी फ़ोर्स
दरअसल अमरीकी सालिसी में तय पाने वाले गजा अमन माहिदे का मरकजी सतून है, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक के फ़ौजी एहलकार शामिल होंगे। इम्कान है कि इंडोनेशिया, अज़रबैजान, मिस्र, कतर, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक इस फोर्स का हिस्सा होंगे। ताहम इसराइल ने तुर्की की शमूलियत की खुलेआम मुखालिफत कर दी है। इसराइली मौक़िफ़ है कि किन ममालिक की अफवाज गजा में दाखिल हो सकती है, इसका फैसला खुद करेंगे। इसीलिए तुर्की या किसी भी इसराइली मुखालिफ मुल्क के लिए रास्ता महदूद दिखाई देता है। पाकिस्तान की मुमकिन शमूलियत न सिर्फ सफारती तौर पर अहम समझी जा रही है, बल्कि अखलाकी जिम्मेदारी के ज़ुमरे में भी आती है, क्योंकि पाकिस्तान इब्तदाई से गजा अमन मंसूबे के बुनियादी हामी ममालिक में शामिल है। पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले बताइएगा, इसराइल की जानिब से जंगबंदी माहिदे की खिलाफवर्जी के बाद बैनुल अक़वामी अमन फोर्स की साख कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान अगर वाकई ISF मिशन में शामिल होता है तो ज़मीनी तौर पर इस फौजी या सिफारती मामलात में हम कहाँ पर होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जहाँ तक तो आपने सीज फायर की बात की तो वो पहले भी इस पे अप्रीहेंशन यही थी कि बुनियादी तौर पे ये सीज का लफ्ज़ जो है ये फ़लस्तीनियंस के लिए, हमास के लिए, और फायर का लफ्ज़ है इजराइलियों के लिए। हमास को सीज करके इजराइली फायर करते थे। और आपने देखा है सीज फायर नतीजे का जो मायदा है उसका नतीजा क्या निकला कि अभी तक गजा के अंदर जेनोसाइड जारी है। और जिस जो नेतन्याहू और बाकी उसकी वॉर कैबिनेट है उनका एटीट्यूड आपने देख ही लिया। जिस वक्त तक इस खित्ते में या उस खित्ते में जिस वक्त तक नेतन्याहू को एलिमिनेट नहीं किया जाता, उसको सीन से हटाया नहीं जाता, उसको सिस्टम से दफा नहीं किया जाता, उसको किसी तरह टारगेट नहीं किया जाता, उस वक्त तक आप ये ना समझिए कि गजा के अंदर कोई सीज फायर हो सकता है। हाँ, ये होगा हमास को सीज करने की और पैलेस्टीनियन को सीज करने की एक्टिविटीज जारी रहेंगी। तो उसके ऊपर अब एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तो अपना फैसला पहले दे दिया है कि नेतन्याहू जो है वो जेनोसाइडर है। तो साथ साथ जिस तरह आप फोर्स की डिप्लॉयमेंट की बात कर रही है, उस तरह इंटरनेशनल लेवल पे और यूनाइटेड नेशंस के लेवल से बाकी ICJ के, क्योंकि उसके वारंट जो है वो मनसूख नहीं किए हैं, तो एक सिस्टम ये भी डिमांड ये भी चलनी चाहिए कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करें, उस पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तहत मुकदमा चला जाए। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मन जितने जानस थे जिनके ऊपर हॉलोकॉस्ट का इल्ज़ाम लगा था तो ट्रायल हुआ था उनका नवंबर में, और वहाँ पे उनको सजाएं दी गई थी। इसी तरह इसका भी ट्रायल किया जाए, इसको भी एलिमिनेट किया जाए, तब तो आप ये सोच सकते हैं कि गजा के अंदर कोई सिस्टम जो है वो बेहतर हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे जो इनकी नेतन्याहू और इसकी कैबिनेट तो पहले ही कह चुके हैं और हेब्रियो में कहा था कि हमें तो पैलेस्टीन का 2 स्टेट सोल्यूशन मंजूर ही नहीं है। तो ये जिस वक्त नेतन्याहू को एलिमिनेट नहीं किया जाता और हमास को चाहिए कि अब वो टारगेट करे नेतन्याहू को, एक मिसाइल मारे उनकी कंसा जो आप उनकी कैबिनेट बैठती है, या कोई उसके घर को टारगेट करे ताकि उस शख्स को एलिमिनेट किया जाए। हो सकता है फिर कोई सैनिटरी प्रिवेल कर जाए। दूसरी चीज जहां तक डिप्लॉयमेंट की ताल्लुक है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का, वो जो है उसके ऊपर वो UNO के मैंडेट के तहत होगी। और क्यों, आपको पता है कि इससे पहले भी इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स ऑलरेडी मौजूद है। तो इसके अंदर किसी मुल्क जिसके अंदर वो तानियात हो रही है उसके ऑब्जेक्शन को ज़ेरे गौर नहीं लाना चाहिए। अगर अपना इस्लामी ममालिक की ही फौज तानियात तो नहीं है तो उसके अंदर तो टर्की और पाकिस्तान का रोल बड़ा प्रीडोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि ये 2 ऐसी फोर्सेज हैं, तमाम इंडोनेशियन को आप देख रहे हैं जो अपना काम भी जानती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे पीस कीपिंग का भी काम जानती हैं और इसके अंदर बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है। ये इजराइल का ये कहना कि अब इसराइल की जानिब से जो तुर्की की शमूलियत पर एतराज किया गया है, इसकी क्या वजह है? क्या ये फोर्स के न्यूट्रल किरदार को मुतासिर नहीं करता? बिल्कुल करता है। हालांकि आप देखिए टर्की के और इजराइल के बड़े क्लोज ताल्लुकात रहे हैं। टर्की में रोजाना उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे हैं, उनके अपना तिजारती ताल्लुकात रहे हैं, उनके दफाई ताल्लुकात भी रहे हैं। और जब ये गजा की वॉर शुरू हुई थी उस वक्त टर्की ने कुछ पाबंदियां लगाई थी जो उनकी डील्स पहले से हुई थी इजराइल के साथ। तो अब उसके ऊपर एतराज करना तो बिल्कुल इर्रेशनल बनता है ना कि एक वैसा मुल्क जिसके साथ आप तिजारत भी करते रहे हैं, टूरिज्म भी करते रहे हैं, वहाँ पे आपके लोग आते जाते भी रहे हैं, आपके तिजारती माहिदे भी एनफोर्स रहे हैं, तो उसकी फोर्स पे एतराज करना ये तो यही है
کہ وہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ میں نہ مانوں، تو اس میں اب ضرورت ہے ان لوگوں کی جو اس معاہدے کو پہلے کرا چکے ہیں، اور اس میں امریکہ کا رول جو ہے، جو یہ کلیم کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، میں نے اتنی ساری جنگیں رکوائی اور میں نے غزہ کی بھی جنگ رکوائی، اب ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جس وقت تک یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس غزہ کے اندر نہیں جائے گی، اس وقت تک آپ بالکل یہ نہ سوچیں کہ وہاں پہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہ نتنیاہو کس طرح اس جینوسائیڈ کو روک دے گا۔ اس نے اپنی انٹینشن بڑی کلیئرٹی سے اس وقت ظاہر کر دی تھی جب اس نے توریت میں عملیک کا ریفرنس دے کے جب یہ غلط شروع ہوئی تھی تو بڑا کیٹیگوریکلی اس نے کہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ہم اس جنگ میں بچوں کو بھی ماریں گے، بڑوں کو بھی ماریں گے، بوڑھوں کو بھی ماریں گے، ہم تو جانوروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ عملیک یہی کہتا ہے، وہ جو ان کی انسکرپشن ہے اس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے، وہ اس نے بتا دیا تھا۔ اور اس سے پہلے تاریخ میں جائیں گی تو گولڈا میئر نے بھی یہ کہا تھا کہ ان غزہ there is no concept for the Palestinian statehood, there is no concept for Palestinians۔ تو وہ جب ان کی یہ چیزیں ماضی میں چل رہی ہیں تو اب تو ان کی پوری کوشش ہے نا کہ جو ویسٹ کی پاور کو یوز کر کے اپنی جو بدماشی ہے، اپنی جو ہیجمنی ہے، اپنا جو غنڈا پن ہے وہ پوری دنیا کو دکھائیں، تو اس کے اوپر پھر کسی کو تو چیک کرنا پڑے گا نا۔ اس سے بڑا تو امریکہ، اس سے بڑی پار ہے، اگر امریکہ کا سپورٹ اسرائیل کو نہ ہو تو دوسرے دن ڈوب جائے گا وہ، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس وار میں بھی امریکہ نے، جو بائیڈن نے $22 بلین جو ہے وہ اس کی آرمز اینڈ اکوپمنٹ اسرائیل کو دیے تھے غزہ کی جنگ کو لڑنے کے لیے، یعنی اس میں اگر آپ ٹوٹل غزہ کی جنگ کا اسٹیمیٹ نکالیں تو 70% آف دی وار جو ہے وہ جو بائیڈن نے اپنا اسپانسر کی تھی، جو ایک اور بہت بڑا یہودی تھا، وہ تو زیونزم کا پرچار کرتا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کو پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر جو ہیں وہ اس شخص کو دیے تھے، کمالا ہارس کو دیے تھے، وہ اے پیک جو وہاں پہ موجود ہے ان کی کیمپین کے دوران۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ اسرائیلی مفادات کے تحفظ میں یہ جو سب کچھ سامنے آ رہا ہے تو یہ ہے، غلط نہیں ہوگا۔ بریگیڈ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ایک اور اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ بھارت ایک بار پھر جنگی جنون میں وہ مبتلا دکھائی دے رہا ہے۔ راجستھان کے صحرائی علاقے میں پاکستان کی سرحد کے قریب بھارت نے 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک بڑی فوجی مشقوں کا اعلان کیا، جن میں بری، بحری اور فضائی افواج حصہ لیں گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان مشقوں کا پیمانہ غیر معمولی ہے، جو خطے میں کشیدگی بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ ماضی میں بھی بھارت ایسے اقدامات کے ذریعے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، اب ایک بار پھر یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، کیا سمجھتے ہیں بھارت کی جانب سے یہ جو غیر معمولی مشقیں رکھی گئی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ٹائمنگ کتنی اہم ہے، جبکہ ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں آلریڈی غزہ، افغانستان یہ تنازع پہلے سے بھرا ہوا ہے، اس سب میں یہ مشقیں سامنے آنا؟ ٹائمنگز کا جس طرح آپ نے ذکر کیا، ٹائمنگز تو واقعی بہت اہم ہیں، اور ٹائمنگز جو ہیں وہ تمام کے تمام ریلیٹ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ یا خطے کے لیول پہ کون سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن کی ریلیشن شپ پاکستان کے حساب سے بنتی ہے۔ اس میں ایک تو افغان طالبان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ٹرکیہ میں کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، اور اس سے پہلے افغان جو وہی وفد اپنا جو ان کی آکوپیشنل منافقین کی حکومت کا جو قابض حکومت ہے افغانستان کے اندر، ان کا ایک وقت بھارت بھی گیا تھا، اور وہاں جو ان کے معاہدے ہوئے اس کے بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، جو وہ ویپنز وہاں سے بھر کے ایمبولینسز میں لائے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ پھر اس میں اسرائیل کی انٹری بھی ہوئی، مساعد بھی آئی درمیان میں، اور اس کے ساتھ دیکھا آپ نے جب وہ مذاکرات ہی ہو رہے تھے تو پاکستان کے اندر 2 بڑے گروپ تھے جو تشکیلیں تھی جو پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پھر ان کے تمام آئی ڈی کارڈ اور ان کی جتنی بھی ویڈیو فوٹیج تھی وہ اس مذاکرات کے اندر بھی افغان طالبان کو، ترکیہ کو اور قطر کو دکھائی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جو اپنا وہ جوائنٹ چیئرمین چیف کے جو ہے ان کی جنرل شمشاد کی ملاقات ہوئی بنگلہ دیش کے اندر، ان کے پرائم منسٹر تھے جنہوں نے ابھی الیکشن کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا کو جو سٹینڈ آف ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس میں آپریشن سندور کے بعد انہوں نے کہا جی آپریشن سندور 2 جاری رہے گا۔ پھر افغانستان کا پاکستان پہ حملہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مذاکرات افغانستان کے اندر ہو رہے ہیں، ترکیہ کے اندر ہو رہے ہیں، ادھر انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایکسائزی شروع کری ہے، تو کل لائن آف کنٹرول پہ بھی آپ نے پاکستان فورسز کی اور انڈین فورسز کی جھڑپ ہوئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا اسرائیل کا جو ان کے ساتھ نیکسس ہے، اور ابھی ریپورٹڈلی اسرائیل کی طرف سے ان کو کوئی لیٹسٹ ڈرونز ہیں جن کو درشتی اسٹار لائنر ڈرونز کہتے ہیں،
جو بنیادی طور پہ سرویلنس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے ہے وہ ڈرونز تو جو پہلے بھی بھیجے گئے تھے وہ اسرائیل کے بھیجے گئے تھے لیکن پھر بھی ناکام ہی رہا. نہیں وہ اس کے اندر جو انہوں نے یہ جو نیا جو کانسیپٹ انہوں نے دیا تھا کہ جی اس کے اندر آپ سرویلنس ڈرون کے اندر آپ آرمامنٹس بھی ڈالیں، تو وہ بھی ان کو ڈیلیور ہوئے ہیں. اب وہ یہ جو چیزیں اور اس کا جتنا کانٹریکٹ ہے وہ اڈانی کے پاس ہے. اڈانی جو ہے اپنا فرنٹ مین ہے نریندر مودی کا. تو ایک تو وہ ڈرون ٹیسٹنگ میرا خیال ان کا مقصد ہے. دوسرا بڑا اس کی ٹائمنگز کے حساب سے جب آپ ان دفاعی چیزوں کو لے کے آپ جاتے ہیں دوسرا انڈیا کے انٹرنل حالات کی طرف، تو آپ کو پتا ہے کہ 11 نومبر سے 10 نومبر سے 12 نومبر تک بہار کے الیکشن ہے 243 سیٹوں کے، اور وہ ہر حال میں نریندر مودی جو ہے اور بی جے پی اور یوگی جو ہے وہ جیتنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد اگلے 6 مہینوں میں 5 اور اسٹیٹس کے الیکشن ہیں. تو ان تمام چیزوں کو جب آپ ایک نقطے پہ مرکوز کرتے ہیں تو اس میں آپ اس کو ماضی سے جب کمپیئر کریں گے تو اس کے اندر ایک چیز پاک بھارت کے انٹرنل الیکشن کے حساب سے ایک بڑی چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی بھارت کے اندر الیکشن ہوئے، خاص طور پہ نریندر مودی RSS اور بی جے پی کی حکومت کے بعد آنے کے بعد، تو اس میں تمام کے تمام میں اینٹی پاکستان پروپیگنڈا جو ہے، اینٹی پاکستان ریٹورکس جو ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. اب چونکہ سندور 1 کے اندر جو کچھ ہوا وہ دنیا کہہ چکی ہے. ٹرمپ روزانہ کہتا ہے کہ 7 طیارے گرائے، پوری دنیا نے کہا 7 طیارے گرائے جس میں 4 رفیل تھے. وہ جو بوجھ ہے وہ بھی وہ کیری کر رہے ہیں، وہ اس میں اس امبیرسمنٹ کو بھی کرنا ہے. اور مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ ان کا ڈیفنس منسٹر ہے، اس نے جا کے بیدیا کے سامنے کہا کہ جی اب ہم کراچی کے اوپر اٹیک کریں گے. پھر سر کریک کے سامنے آیا، پھر وہ جا کے رحیم یار خان کے اپوزٹ انڈیا کے علاقے میں ایک علاقہ ہے لگانے والا، وہاں اس نے ایک آرمی نیوی ایئر فورس کے لوگوں کو بلا کے کانفرنس بھی کی، وہاں ٹروپس کو بھی ایڈریس کیا. وہیں اسی علاقے میں جا کے ان کے آرمی چیف نے بھی اپنے ٹروپس کو کہا کہ جی ہم اب جنگ کرنے جائیں گے اور آپ کو موقع دیں گے. اور وہ سینٹر آف پاکستان کی بیلیز ایک بالکل سینٹر میں رحیم یار خان سے اوپر آپ جائیں، صادق آباد سے اوپر جائیں ڈھارکی، یہ جگہ جو ہے یہاں پہ اس سے پہلے بھی وہ ایک انہوں نے اپنی جیسلمیر میں کنسنٹریشن کی تھی جب ریپڈ ڈیفنس اور ریپڈ اسٹرائکس کا فورس کا انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا تو وہاں لا کے ڈپلوائے کیے تھے. پھر ہماری فورسز نے بھی موو کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب یہ تمام جو نئی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد سے پہلے انڈین آرمی چیف ایک پلان دے چکا ہے جو 2035 تک انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، جس میں روڈرا بریگیڈز بنانے ہیں، انفینٹری بٹالین لیول پہ، انفینٹری بریگیڈ لیول پہ. انہوں نے اس کے اندر ڈرونز اور نیگرو ٹیکنالوجی اور نیو ٹیکنالوجی اور باقی ٹیکنالوجی کنویئر جو ہیں ان پہ ایکسپ کرنا ہے، ایک بٹالین انفینٹری بٹالین کے لیول پہ یا آرٹلری یونٹ کے لیول پہ. اب یہ تمام چیزیں وہ کہتے ہیں جی اس کے اندر ہم نے کوئی 2-3 بریگیڈز ہیں وہ تیار کر لی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان تمام کانسیپٹس کو، ان تمام چیزوں کو ٹرائی کرنے کے لیے انہوں نے 30,000 کی فوج جمع کیا ہے، جس پہ ہم کبھی اس لیے بلیو نہ کریں کہ یہ ایکسائز لیول پہ ہی کوئی چیز ہو رہی ہے. پاکستان نے اپنی سرویلنس جو ہے I'm sure اس کو اپڈیٹ کیا ہوگا، اور سر کریک کے اوپر بھی ہمارے نیول چیف نے بھی دورہ کیا ہے. اب سر کریک جو ہے وہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے اور بڑے عرصے کا سیٹلڈ ایشو ہے، لیکن اس سے پہلے کیونکہ سر کریک پہ انہوں نے ہمارا ایک جہاز تھا جو فلائی کر رہا تھا، آپ کو یاد ہے جب نواز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا تھا اور وہ گرا دیا تھا. اس میں ہمارے 13 نیوی کے بڑے خوبصورت جوان تھے، بڑے قابل جوان تھے. جہاز بھی گیا 13 وہ جہاز بھی گئے. جب وہ ہماری ایئر فورس نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، نیوی نے کہا کہ ہم بھی ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، تو اس سے نواز شریف صاحب نے فرما دیا کہ جی اس کیس کو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں گے. جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے گئے انہوں نے وہ کیس اٹھا کے آپ کے منہ پہ مارا، لے جاؤ یہ تو ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتی اس قسم کی چیزیں. کیونکہ پہلے ہم وہاں پہ سر کریک پہ بڑا ڈیفینسو ایک لے آؤٹ کا مظاہرہ کر چکے ہیں، تو وہ انہوں نے ان کو اور امبولڈن غالباً کر دیا کہ شاید پاکستان وہاں پہ ویک ہے، وہ اس لیے سر کریک جو ہے وہ چیختے پڑ رہے ہیں. تو اب یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر اگر انہوں نے کچھ وینچر کر کچھ تو ان کو فوری طور پر جواب جو ہے بہت اچھے طریقے سے ملے گا پاکستان کی جانب سے. بریگیڈ صاحب آپ کی جانب سے اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستان کی جانب سے بنگلہ دیش کے ساتھ جو کراچی پورٹ کے استعمال کی پیشکش سامنے آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں علاقائی سفارتکاری کے طور پر یہ ایک نیا کاؤنٹر موو ہے؟ بہت بنگلہ دیش کے ساتھ اس وقت جو ہمارے تعلقات رہے ہیں، ویسے تو آپ ہسٹوریکلی ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا، کیونکہ میں اس جنریشن سے ہوں جب بنگلہ دیشی بنگالیز اور ہم جو ہے ایک اسکول میں ساتھ پڑھا کرتے تھے، کالونی میں ساتھ رہا کرتے تھے، اور دے ور ویری گڈ پیپل، دے ور ویری بہت بڑے مسلمان اور بڑے پریکٹسنگ مسلم قسم کے لوگ ہیں.
اور بڑے اچھے لوگ ہیں، میری بڑی ان سے ہماری یادیں وابستہ ہیں. تو وہ پاکستان کے، وہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں تھے. وہ تو کچھ لوگ ٹاپ پہ آ گئے جنہوں نے پوری قوم کو جو ہے مسلیٹ کیا، مجیب الرحمان اور کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے. لیکن امیجیٹ آپ دیکھ لیجئے بنگلہ دیش بننے کے بعد جن لوگوں نے بنگلہ دیش بنایا تھا، جو بھی اس میں تھے، چاہے مجیب الرحمان تھا، چاہے ضیاء الرحمان تھا، چاہے خندق مشتاق احمد تھا، جن سب کے ساتھ بہت ان نیچرل قسم کا جو ہے وہ اپنے انجام کو پوچھے. یعنی مجیب الرحمان کی پوری فیملی کو کھڑکا دیا گیا. پھر یہ جو ان کی وہ ہوتی ہے بیٹی تھی ایک، وہ آپ کو پتا ہے پے رول پہ تھی انڈینز کے، اس نے جو کچھ کیا جماعت اسلامی والوں کا جو. تو میرا یہ خیال ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان، میں اس کو ایک ہی کنٹینیوٹی میں دیکھتا ہوں. ہم ساتھ ہیں، ساتھ تھے، اور ہمارے ان کے ساتھ جو بھی 71 میں جو کچھ بھی ہوا وہ یادیں بڑی تلخ ہے. اس کے اندر دونوں سائیڈوں سے بہت ساری زیادتی ہوئی تھی. خاص طور پہ وہاں پہ مکتی بانی جو بنی تھی اس نے، اور مکتی بانی کے روپ میں بہت سارے انڈینز وہاں سے آئے ہوئے تھے، اور وہ انڈین راک ایجنٹ تھے جو مکتی بانی کے نام پہ وہاں پہ جب ساتھ پھیلا رہے تھے. تو اب میرا خیال دیر این اپورچونٹی ٹو موو فارورڈ. اور پاکستان بنگلہ دیش کا جو علاق ہے وہ اس خطے کے لیے بڑا ضروری ہے. اور اس خاص طور پہ یہاں پہ دشمن کے نیفیریس ڈیزائن جو مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن یاد رکھیے گا بھارت کے جتنے ڈیزائنز ہیں وہ پاکستان کے خلاف تو ہے، بیسیکلی وہ بہت اینٹی مسلم اور اینٹی اسلام جو جذبات ہیں ان کے اندر، ہندوازم کو لے کے، جو شاید ایک عام آدمی میں نہ ہو، لیکن ان کی لیڈرشپ کے اندر بہت نفرت ہے مسلمانوں سے بھی اور اسلام سے بھی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات ایسے ڈیولپ ہوں کہ ان کی تمام مووز کو اس خطے میں کاؤنٹر چیک کیا جائے. اور بنگلہ دیش کے اوپر جو زیادتیاں بھارت نے کی ہے، جس طرح بنگلہ دیش کو بھارت نے لوٹا ہے حسینہ واجد کے ہوتے ہوئے، جس طرح وہاں سے ان کی وہ گولڈن چیزیں، وہ کرنا پھولی اور باقی چیزیں وہاں سے وہ لے کے جاتے تھے بغیر ٹیکس پے کیے ہوئے، جس طرح انہوں نے پیسے کھائے ہیں، جس طرح ان کو انہوں نے تباہ کیا ہے. اور اسی طرح کا پھر ہم نے دیکھا کہ انجام بھی ویسا ہی ہوا حسینہ واجد کا، جس طرح بھارت کے ساتھ مل کر وہ اپنے ہی ملک کے خلاف جو ساری کارروائیاں کی گئیں، پھر اپنے ملک کی عوام جو ہے وہ کھڑی ہو گئی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ ظفر علی، گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کے اندر مبینہ کرپشن کا انکشاف ہوا. FIA لاہور میں چھاپہ مار کر ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز سمیت 4 افسران کو گرفتار کر لے کے الزامات سنگین ہیں. اختیارات کے ناجائز استعمال اور رشوت لینے کے ذرائع کے مطابق گرفتار افسران کو آج لاہور کے ضلع کچہری میں پیش کیا جائے گا، جہاں ان کے خلاف مزید شواہد پیش کیے جائیں گے. دوسری جانب صورتحال مزید پراسرار ہو گئی ہے. NCCIA کے متعدد افسران لاپتہ بتائے جا رہے ہیں. لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد ہیڈ آفس کے کئی افسران دفاتر سے غائب ہو چکے ہیں اور کچھ بیرون ملک جا چکے ہیں، تو کچھ تیاری میں ہیں کہ چلے جائیں یہاں سے. اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ صرف کرپشن نہیں بلکہ ایک منظم اندرونی نیٹ ورک کی کہانی ہے، جس کے نتیجے یہ انکشافات سامنے آئے ہیں. انہی حالات میں پنجاب حکومت نے بڑا قدم اٹھا لیا. NCCIA کی ناقص کارکردگی اور بڑھتے سائبر جرائم کے باعث صوبائی حکومت نے اپنی الگ سائبر ایجنسی بنانے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق نئے ونگ کا مقصد شہریوں کی شکایات کا بر وقت ازالہ اور ڈیجیٹل جرائم پر سخت کارروائی ہوگی. تاہم یہ سوال ابھی باقی ہے کہ نئی ایجنسی واقعی عوام کے تحفظ کے لیے کام آئے گی یا سیاسی مخالفین کے خلاف ایک نیا ہتھیار بنے گی. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق DG FIA امار جعفری. بہت شکریہ جعفری صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ہم نے دیکھا کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے اندر کرپشن اور اندرونی نیٹ ورک کے انکشافات سامنے آئے ہیں، اور FIA میں اکثر اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی احتساب نظام پر انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں. آپ کے تجربے کے مطابق اس ادارے کے اندر یہ کس طرح کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے اور یہ کس طرح سے پنپتا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کچھ چیز ثابت نہیں ہوئی ہے، اس لیے کرپشن کا الزام لگنا ایک ڈیفینیٹلی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اس کی انویسٹیگیشنز ہونا، پھر وہ قانون کے تحت سزا دینا، اس کا تھوڑا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. دوسرے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ NCCIA نے خود اس کو انیشیٹ کیا ہے، اس کو احتساب کے عمل کو، جو نارملی نہیں ہوتا ہے. پاکستان میں جو اس پر رول آف لا ہے، جو گورننس ہے، جو کرپشن ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ریمپٹ ہے کہ کوئی ادارہ اگر اپنے طور پہ اپنے افسروں کو اریسٹ کروا دے تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے یار، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جو ایلیگیشنز ہیں، یہ نیچرلی اس کو بڑا انٹیلیجنٹلی جو بھی ٹیم اس کو انویسٹیگیشن کرے گی دیکھنا پڑے گا. بعض دفعہ کوئی
डिफरेंस ओपिनियंस होते हैं, बाद दफा कई चीज़ें होती हैं, सियासी माहौल में प्रेशर होते हैं इसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसका वेट करना पड़ेगा बिफोर वी मेक सम जजमेंट ऑन दिस। मेरा ज़ाती ख्याल ये है। ठीक है जाफरी साहब, पंजाब हुकूमत का जो ये फैसला सामने आया है कि हम अपनी अलग एजेंसी बनाएंगे, साइबर एजेंसी, तो आपके ख्याल में ये एक मस्बत इकदाम किया जा रहा है उनकी जानिब से, क्या ये बेहतर है या फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा? जी नहीं, बहुत फ़ायदा होगा। मैं बताता हूँ, जो है ना साइबर क्राइम और चीज़ है और साइबर सिक्योरिटी और चीज़ है। साइबर क्राइम की कॉग्निजेंस लेना एक इदारे का काम है जो पहले FIA लेती थी। FIA के अंदर एक यूनिट बनाया था जिसका मैं ही हेड था, NR3C, नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स। उसके बाद वो साइबर विंग बना, लेकिन अब ये एक एक्सक्लूसिव इदारा बना दिया गया है जो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बना है, और जिस एक्ट के तहत FIA बनी है उसी तरह के एक्ट के तहत ये NCCIA बना है। इसकी अपनी रूल्स, रेगुलेशंस, रूल्स ऑफ बिजनेस और तमाम चीज़ें हैं। और इसके साथ ये एक नेशनल सेट है हमारी जो कि साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रही है और अवेयरनेस पे काम कर रही है। और पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि साइबर सिक्योरिटी को डील करने वाले और लोग होते हैं और मुजरिमान को पकड़ने वाले, उनकी इन्वेस्टिगेशंस करने वाले वो लोग और होते हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त ये तब्दीली तेज़ी से आ रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, और जितनी तेज़ी से तब्दीली आएगी उतनी तेज़ी से क्राइम भी बढ़ेंगे, और ये मज़ीद बढ़ेंगे जो नज़र आते हैं, क्योंकि कहते हैं क्रिमिनल्स आर ऑलवेज अहेड ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। तो जो जुर्म बढ़ेगा उतने ही हमें अपने इदारों को मजबूत करना पड़ेगा। बस ज़रूरत यह है कि मिनिस्ट्री के अंडर या जो भी इदारे हैं उनके अंडर इनमें कोहेजन और अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए, ताकि ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से मुजरिमान को फ़ायदा ना हो पाए। इस पर मैं से इतना कहना चाहूँगा। दुरुस्त, यानी आपका कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये जो इकदाम किया जा रहा है बेहतरीन है। अच्छा, अवामी खदशा सामने है इस सारे मामले में, कहते हैं नई एजेंसी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय ये सियासी इस्तेमाल का शिकार होगी, आप क्या समझते हैं? देखिए, वो तो हर एजेंसी हो सकती है, पुलिस हो जाती है, इदारे हो जाते हैं। ये तो जब से पाकिस्तान बना है ये तो मसला चल रहेगा। तो मतलब हम क्यों सिंगल आउट करें NCCIA को? मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है इसके ऊपर, जितने इदारे हैं जो इस वक्त लॉ एनफोर्समेंट में हैं, चाहे वो डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं, वो प्रेशर में तो आते हैं और पूरी दुनिया में होता है। इस तरह कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। सिर्फ देखना ये है कि काउंटर चेक और बैलेंस इतने अच्छे होने चाहिए कि जब कोई इदारा डोमिनेट करे कोई सियासी प्रेशर के अंदर तो फौरन आइडेंटिफाई हो जाए, और उसके ऊपर फिर मीडिया को और सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए और वो उस पर एकेडमिक गुफ्तगू करें कि जी ये जुर्म था, इस इदारे ने किया, अफसरों ने किया, वट एवर, तो इसको क्यों सजा नहीं मिली? तो उससे फिर एक बैलेंस कायम होगा सोसाइटी में, मैं समझता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है हमारे जाफरी साहब और गुफ्तगू करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर खुदकार सिस्टम का पहला बड़ा वार। ई चालान सिस्टम के तहत सिर्फ 6 घंटों में शहरियों पर 1.25 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने आयद कर दिए गए। ताई रिपोर्ट के मुताबिक 2662 चालान जारी है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी ने। शुएब, कराची में ई चालान सिस्टम बज़ाहिर तो लग रहा है कि एक बड़ी तब्दीली है और बेहतरीन ये इकदाम किया गया। आपकी नज़र में क्या समझते हैं, ये एक बेहतरीन इकदाम है? और अगर हम इब्तदाई 6 घंटों की बात करें तो 1.25 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा जुर्माना है। तो क्या शहरी इससे पुरएतमाद हैं? शहरियों को इस हवाले से एतमाद में लिया गया था, उनको पहले से सारे मामलात के हवाले से बताया था कि अब ई चालान सिस्टम शुरू हो चुका है? जी शहरबानो, जिस तरह से आपने फरमाया तो कराची के शहरियों को इसके सिलसिले में कोई पहले पायलट प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च नहीं किया गया। अब ये डायरेक्टली नाफिजुल अमल हुआ है, तो कराची के शहरियों का इस पे रिएक्शन देखने में ज़रूर आ रहा है, क्योंकि देखें ये मामूली चालान का अमाउंट नहीं है। जहाँ पे पहले चंद रुपयों का चालान होता था वहाँ 25,000, 15,000, 20,000 रुपये के चालान हो रहे हैं, और वो भी कैमरा देख रहा है। कोई मैनुअल चालान नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिक चालान आपके जो गाड़ी का ऑनर है उसके नाम पे मिलेगा। अब कराची में सिर्फ एक 6 घंटे की कल की जो मश्क थी, जब ये सिस्टम लॉन्च हुआ तो उसने 2622 चालान कर दिए, और 2622 चालान के बदले जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का 6 घंटे के दौरान है। जब लोग इसको अदा करेंगे तो ये लोगों की जेब पे एक इजाफी बोझ होगा। अगर मैं इसको 24 घंटे पे ले जाऊं तो ये तकरीबन बन जाएगा एक दिन का 4 करोड़ रुपए से जायद के चालान।
अगर मैं इसको 30 दिन पे ले जाऊं तो ये बन जाएंगे 1 अरब और 20 करोड़ रुपए के चालान, और जब पूरे साल पे ले जाऊं तो ये 18 अरब रुपए के चालान बन जाएंगे। तो कराची में जो शहरी मोटरसाइकिल पे घूम रहा है वो तो 25-30 हज़ार रुपए की पुरानी 70 सीसी लेता है, निकल पड़ता है, अपने मामूलात अंजाम देता है, वो फूड पांडा का काम करता है, वो बाइक राइडर का काम करता है, वो बेचारा अपना ज़राई अच्छा शुएब देखें, कवानीन को फॉलो करना तो हर शहरी का फ़र्ज़ है। अगर आप एक अच्छे शहरी हैं तो आपको कवानीन को फॉलो करना चाहिए। हम देखते हैं वो कौमें जो कवानीन को फॉलो करती हैं हम उनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम गुर्बत दिखा देते हैं, हम कहते हैं कि हमारे तो मसाइल हैं। लेकिन उसमें शहरियों की जानिब से जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं। उनका कहना है कि कराची की सड़कों की हालत ठीक नहीं है, वहाँ पर जो सिग्नल्स का निज़ाम ठीक नहीं है, लेन जो है मार्किंग दुरुस्त नहीं की गई, तो ऐसे में डायरेक्टली अगर आप चालान काट रहे हैं तो ये मामला ठीक नहीं है। तो क्या ऐसा है कराची में? जी देखिए, तो आप सड़कों की जगह गड्ढों में सड़क ढूंढ के गाड़ी चलाते हैं। मज़ाफ़ाती इलाकों में तो ये सूरत हाल है। कराची के जो पोश एरियाज हैं वहाँ सड़क फिर भी बेहतर है, लेकिन जो पिछली बारिश हुई है उसने कराची की सड़कों का हुलिया बिगाड़ दिया है। अब कराची में यौमिया 66 लाख लोग गाड़ी, बाइक और ट्रक, मिनी बस, मुसाफिर बस और तमाम लोग सड़क पे निकलते हैं। अब 66 लाख लोग एक शहर में गाड़ी, बाइक चलाएंगे तो वो खिलाफ वर्जी भी करेंगे, गफलत भी बरतेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस का पहले एक सिलसिला करना चाहिए था। आप डायरेक्ट उनको चालान देंगे तो इससे हम देख रहे हैं कि लोगों में रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि आपने अवेयरनेस क्रिएट तो करी गुज़िश्ता 4 महीने से सोशल मीडिया के ज़रिए, लेकिन ऑन ग्राउंड शहरियों को, गाड़ी वालों को, बाइक राइडर्स को, ड्राइवर्स को रोक कर अवेयरनेस दी जानी चाहिए थी कि जनाब आप अगर ये वायलेशन करेंगे तो ये सूरत हाल होगी। ठीक है। अब अगर किसी का 15,000 या 20,000 का चालान होगा और उसको भरना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जेब पे ये। लेकिन बिल्कुल पहले से आपको मुकम्मल तौर पर एक कैंपेन चलानी चाहिए थी कि अब से जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उस पर ये जुर्माना आयद होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी और इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। खबर जो आपके साथ शेयर करेंगे, जहां शोरों में आलूदा पानी और मुज़र सेहत खुराक के बाइस वबा फूट पड़ी जिससे दर्जनों अफराद मुतासिर हुए, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। वज़ीर सेहत के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि चंद रोज़ कबल एक फोतगी के मौके पर ज़ेर ज़मीन आलूदा पानी और नाकिस खुराक के इस्तेमाल से बीमारी तेज़ी से फैली। सूरत हाल काबू रखने के लिए फैज़ मोहम्मद जो हैं उस अस्पताल में पहुँचा दिया गया है और सिंध गवर्नमेंट मुराद मेमन अस्पताल में 24 घंटे एमरजेंसी फाल करने का हुक्म दिया गया है। महकमा सेहत की टीमों ने मुतासिर इलाके से पानी के नमूने हासिल करके लेबॉर्ट्री भेज दिए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे आबिद अब्बासी से। आबिद बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है वहाँ की? जामशोरों की कोहिस्तानी पट्टी है, थाना बुल्ला खान में ये गैस्ट्रो और डायरिया की बीमारी जो है खतरनाक हद तक फैल गई, जिसके बायस बच्चों समेत 9 अफराद जान बहक हो गए और सैकड़ों अफराद जो है वो बीमार हुए हैं। इतलात के मुताबिक गांव फैज मोहम्मद बुरफत है जिसमें जो है गंदा आलूद पानी के इस्तेमाल के नतीजे में अचानक ये वबा वहाँ फैली, जिसने इलाके के दर्जनों घरों को मुतासर कर दिया और लगभग एक हफ्ते के दौरान इंतजामिया के किसी किस्म के इक़दाम ना होने के बायस बच्चों समेत 9 अफराद जो है वो हो गए। जिसके बाद ही जिले सेहत ऑफिसर DHO है जामशोरों के डॉक्टर मंजूर अहमद चांडियो वो अपनी तिबी टीम के हमरा मुतासरा गांव पहुंचे, सूरत हाल का जायजा लिया और फौरी तौर पर इलाज मुआलजे की सरगर्मियां शुरू कराई जो कि अब तक जारी हैं। बताया जा रहा है कि वबा आलूदा पानी के इस्तेमाल के बायस जो है तेजी से फैली। ठीक है, बीमारी तेजी से फैल चुकी है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।